जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हमारे साथ सहयोगी आरती भी हैं और सहयोगी देवेंद्र जी भी हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। और इस मुद्दे को समझने के लिए आपको घटनाओं की क्रोनोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। पेशा कानून। पेशा कानून क्या है? झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत आते हैं। तो जब हम पेशा कानून की बात करते हैं तो पेशा कानून समझने से पहले आपको 5वीं अनुसूची क्या होगी ये समझना पड़ेगा। और उसके बाद पेशा है क्या, पेशा से क्या होगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब से लगभग 12 घंटे पहले की बात है। ओबीसी झारखंड आंदोलनकारी है और वैश्य मोर्चा के नेता है रमेश कुमार साहू, उनके साथ बैठा हुआ था। उनका एक पॉडकास्ट भी हमारे चैनल पे, आप तो भारत मित्र पे जाएंगे, भारत मित्र न्यूज पे, तो आपको पॉडकास्ट दिखेगा। लेकिन उनकी बातों से, चूंकि कहते हैं ना कि जब जानकार लोगों के साथ बैठिए तो आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। देवेंद्र जी, पेशा कानून को लेकर के सबसे ज्यादा मंथन अगर पत्रकार बिरादरी में किसी ने किया तो देवेंद्र जी ने किया। आरती, जो देवेंद्र जी खबर लेकर के आती है उन खबरों को स्वर देती है, इसीलिए हम तीन लोग यहाँ पे बैठे हुए। तो अब क्रोनोलॉजी की बात है। देवेंद्र जी, आरती जी, इसको सुनिएगा, समझिएगा। रेल टेका होता है कुर्मी का। रेल टेका से पहले पेशा कानून को लेकर का माहौल गर्म होता है। हाई कोर्ट में मुख्य सचिव तक को उपस्थित होना पड़ता है कि भाई पेशा कानून आप कब लागू कर रहे हैं, एक डेट बताइए। हाई कोर्ट का डंडा लगातार राज्य सरकार पर चल रहा है। पेशा को लेकर के यहां तक हो गया कि भाई कैबिनेट में अब बस पेशा नियमावली जो है वो पास होने वाली है। लेकिन इसी बीच कुर्मी के एसटी और उसके बाद एसटी भाइयों के द्वारा कुर्मी के एसटी की मांग का विरोध, इस बीच में पेशा कानून कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। हालांकि हाईकोर्ट का तो जो प्रोविजन है वो तो चलता रहेगा। इसी बीच कुर्मी और एसटी का ये जो विवाद है, इसके बीच एक और विवाद शुरू होता है ओबीसी। ओबीसी कहता है कि भाई जब कुर्मी एसटी का अपना अधिकार मांग रहा है, एसटी कह रहे हैं कि कुर्मी को अधिकार नहीं देंगे। तो इस बीच जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जो कौम है ओबीसी, वो कौम खड़ी होती कि भाई हमारा अधिकार कहाँ है। आपने 27% से 14% कर दिया हमारा आरक्षण, ओबीसी खड़ी नहीं हुई। लेकिन अब इस वक्त पर ओबीसी खड़ी हुई। एक कार्यक्रम हुआ जिसमें डुल्लू महतो, शशि भूषण मेहता, कुशवाहा शिवपूजन मेहता जैसे चेहरे आए। फिर एक और कार्यक्रम हुआ जिसमें जेल कैंप के विजय साहू और बहुत सारे लोग जो है उसमें वो शामिल हुए। लेकिन ओबीसी अब अधिकार की मांग उठाने लगी। कुछ दिन पहले पेशा कानून के खिलाफ शैलेंद्र महतो हाईकोर्ट गए, कहा कि पेशा कानून लागू नहीं होना चाहिए। उनके अपने तर्क रहे होंगे लेकिन हाईकोर्ट से वो खारिज हो जाती। लेकिन अब रमेश साहू का एक बात था, उन्होंने कहा कि कई ऐसे 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र हैं जहां पर ओबीसी की जनसंख्या एसटी जनसंख्या से ज्यादा है। अब मान लिया कि जहां पेशा कानून लागू हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपको वनोपज पेड़ से पत्ते तोड़ने, तो हम आप देखिएगा कि मान लिया कि फॉर एन एग्जाम्पल खिजरी, अब खिजरी में साहू, तेली सूड़ी साहू जो होता है उनकी जनसंख्या अच्छी खासी है। तो तेली साहू का अपना बागान है 100 पेड़ों का। उस 100 पेड़ों में अगर उनको आम तोड़ना है तो उसके लिए भी आम तोड़ने के लिए पेशा के नियमावली में है कि आपको ग्राम सभा से परमिशन लेनी है। आपका बागान है लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है, संभवतः ऐसा कुछ है। तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत है। तो उन्होंने कहा कि हम पेशा को चुनौती नहीं दे रहे, लेकिन मेरा कहना है कि पहले आप जातीय जनगणना करिए, जातीय जनगणना के बाद आप पेशा कानून लागू करिए। तो पहले मैं एक बार देवेंद्र जी के पास आता हूँ, किस हद तक सहमत है, क्या लगता है इसकी फिजिबिलिटी क्या हो सकती है? आपने दो तीन और इशारा किया। एक तो पेशा का मामला झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में लगातार सरकार पर दबाव डाल रही है। और अभी भी चूंकि हालांकि वो कैबिनेट में चला गया है प्रस्ताव, पर अभी भी जो 4-5 मंत्रालय थे जिनका अनुशंसा नहीं आई थी और उस एक बहुत ही अफरा तफरी की स्थिति में कैबिनेट में लाया गया था, आज भी स्थिति वही है। आज भी उस दूसरे जो विभाग है, खनन विभाग है और दूसरे वित्त विभाग है, जो संबंधित विभाग है जिनकी अनुशंसा आनी चाहिए थी, आज भी कैबिनेट में नहीं आया है। तो देखना होगा कि कैबिनेट में सारी अनुशंसाएं कब चलाती है और कब उसे टीआरआई को भेजा जाता है, क्योंकि अंतिम जो फैसला लेना है वो टीआरआई को लेना है। तो एक तो ये हो गई, झारखंड हाईकोर्ट से लगातार दबाव है। दूसरा जो हाल के दिनों में चला है कुर्मी बनाम आदिवासी विवाद, अब इसके कई कारण हो सकते हैं और राजनीति के कई परतें हो सकती है, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। लेकिन इतना सच है कि ओबीसी जो तबका है, जो झारखंड का, कुछ लोग 46 कहते हैं, कुछ लोग 50% कहते हैं, कुछ लोग मोर देन 50% कहते हैं, चूंकि जातीय जनगणना अभी तक हुई नहीं है तो कोई भी वैध आंकड़ा किसी के पास नहीं है। तो
निश्चित रूप से हाल के दिनों में ओबीसी समुदाय अपनी घेराबंदी करता नजर आ रहा है, और पर देखने वाली बात है कि कुर्मी जाति जो झारखंड की सबसे बड़ी एकल जाति होने की दावा करती है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति कौन है या जाति समूह कौन है? तो आप देखिएगा छत्तीसगढ़ से लेकर के इधर बिहार का जो पूरा एरिया है, इसमें झारखंड का, इसमें तेली साहू जाति की एक बड़ी आबादी है। और ये तेली साहू जाति से आप बात करें, और वे भी कुछ एक हिस्सों में महतो लिखते हैं, तो आप बात करें तो वे अपने आप को कुर्मियों से कम आबादी होने का दावा नहीं करते। सब तेली साहू सुड़ी सोड़ी मैं इसलिए जातीय समूह कहा, कुर्मी एक जाति है जी, और बैस एक जातीय समूह हो गया, तो इनकी है। और निश्चित रूप से पेशा लागू होता है तब इस जाति के अंदर, ओबीसी के अंदर, कुर्मी के अंदर, या जो मूलवासी समुदाय है, जो सद्दान है यहाँ का, उसकी भी एक बड़ी, उनकी अपनी चिंताएं रही है। अब है कि क्या जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि यदि पैसा लागू हो जाता है तो फिर भाई हमारा वनोत्पाद है या दूसरे जो नियम है हम पे लागू होंगे, और क्या जो दूसरी जातियां हैं आदिवासी समुदाय के लेकर के सेकेंडरी सिटीजन बनेगी, यही आशंका है ना, आशंका यही है। तो देखिए इस मामले में जो ईचागढ़ के विधायक थे धनंजय महतो, सबसे पहले कोर्ट वही गए थे, और उनका मानना था, उनका तर्क था, क्योंकि पेशा लागू होने का मतलब था कि वहाँ जो निर्वाचित जितने पद हैं, वो एकल पद, मुखिया वगैरह के जो पद थे, वे सब पे 80% जो है, 100% जो है वो आदिवासी समुदाय के अंतर्गत आ रहा था। माने जो एकल पद है सारे पर सब एसटी कैटेगरी के लोग होंगे, और यही उनको झटका लगा था और वे कोर्ट चले गए थे। और 2005 में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कह दिया कि 80% जो सीटें होगी वो ओबीसी समुदाय की होगी, मतलब इस 5वीं अनुसूची के एरिया में। उसके तब उनको लगा कि भाई एक बड़ी चीज हमें हाथ लग गई। उसके बाद 2005 में राकेश कुमार वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और 2010 में जो फैसला आता है उसी मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सिर्फ आबादी आदिवासी समुदाय की घट जाने से, या मौजूदा हालात में चूंकि आबादी का एक बड़ा उलटफेर हुआ है झारखंड में, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, तो बड़ी संख्या में बाहर के लोग आके बस गए, तो सिर्फ आबादी चेंज होने को, जनसांख्यिकी में जो बदलाव हुआ उसको आधार बनाते हुए इस बात को खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो ये जो जगह है या जो इलाके हैं आदिवासी समुदाय के रहे हैं। तो और उसके बाद जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे पलट दिया, और उसके बाद देखिए कि जो चुनाव हुए, उसको जितने पंचायत चुनाव हुए, तो उसमें सारे के सारे जो एकल पद रहे वे अनुसूचित जातियों के लिए रहे। अब है कि सवाल है कि अब यदि होता है तब क्या होगा। निश्चित रूप से मामला कोर्ट में है, आदि उनकी ओर से पता नहीं हो तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट में ही जाएंगे। हाई कोर्ट में ही पेशा का मामला भी लटका हुआ है। हाई कोर्ट उसकी निगरानी कर रही है, बात कर रही है कि भाई कैबिनेट का क्या फैसला आता है, कब वो टीआरआई में जाता है, तो सरकार के गर्दन पर तो एक तलवार लटकी हुई है। बस एक सवाल ये था मेरा कि कैबिनेट में जरूर फैसला गया है, लेकिन दिक्कत ये है ना देवेंद्र भैया कि नियमावली ठीक से तैयार नहीं है ना। आप जब तक नियमावली सही नहीं करेंगे, आप कहीं भी दे दीजिए, तो आप टीआरआई को कैसे भेजेंगे? आपको पहले राज्य सरकार के जिम्मे तो ये चीज है ना, अगर आप पैसा के लिए अगर आप प्रतिबद्ध हैं, आप ये कह रहे हैं कि पैसा लागू होना चाहिए, पैसा से झारखंडियों का भला होगा, झारखंड का भला होगा, लेकिन उसके लिए एक ईमानदार नीयत की भी जरूरत है। आप सिर्फ हवा हवाई बात करके पैसा की बात नहीं कर सकते। पैसा वो चीज है, अगर आ जाए तो ये सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज के लिए आपको बहुत कुछ ऐसा नहीं होगा कि अलग दिखेगा। ये बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा अगर बिना जनजातीय जनगणना के पैसा यहाँ पर आप लागू करते हैं, क्योंकि अभी तक नियमावली क्लियर नहीं है। जब तक आप उन नियमावली को स्पष्ट नहीं करते हैं कि किन नियमावली के तहत आप पैसा यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी राज्यों का अगर आप उदाहरण दे रहे हैं तो बाकी राज्यों में ये नियमावली बिल्कुल स्पष्ट है कि कौन सी चीजों के, कौन से नियम के तहत, कौन से कानून के तहत वहां पैसा लागू किया जा रहा है और किसको कितने अधिकार दिए जा रहे हैं। जवाब मैं आपको दूंगा आरती। बहुत छोटा सा एग्जांपल है। आप बहुत मन से एक कपड़ा खरीदती हैं, बहुत मन से अपने पसंद का एक कपड़ा खरीदती हैं, बहुत पैसे लगा करके बहुत अच्छे ब्रांड का कपड़ा खरीदती हैं, प्लान करते हैं कि भाई इस बार दुर्गा पूजा में वो कपड़ा पहन के मैं घूमूंगी, और उसी समय
मैं आपको बोलता हूँ ना, इस कपड़े के डिजाइन को काट करके और ऐसा ऐसा कर दीजिए ताकि इसी में से आधा में मेरा भी जो है शर्ट हो जाए, तो आपका कलेजा कट जाएगा कि यार एक तो इतने मन से झारखंड में इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके हेमंत सोरेन दूसरी बार सत्ता में है, और अब हाई कोर्ट कह रहा है कि पैसा लागू कर दो, कोयला बालू जितना खनिज है वो ग्राम सभा के हवाले कर दो। तो भाई उस नियमावली में ईमानदारी की, मैं हेमंत सोरेन के लिए नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ किसी के लिए भी, मैं ही मुख्यमंत्री पद पर रहूंगा तो मैं ईमानदारी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो ओबीसी समाज की तरफ से जो पक्ष रखा गया, बात तो जेन्युइन है, बात तो जेन्युइन है। आप समझिए कि ठीक है, कल उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया, उन्होंने बोला कि यार आप तो झारखंडी आदमी, मैंने बोला हाँ, झारखंडी बाबा के बारे में आपने सुना है? तो मैंने बोला नहीं। बोले झारखंडी बाबा एक बोकारो के हैं, 22 साल वो जेल में रहे और लोग भूल गए उनको। लेकिन गजब बात यह है कि एक नैरेटिव ये सेट किया जाता है कि झारखंड आंदोलन में या तो महतो था या फिर एसटी था, जबकि जो झारखंडी बाबा है वो तिवारी जी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि झारखंड की लड़ाई में कोई मिश्रा जी, तिवारी जी, पांडे जी, सिंह जी जो साथ रहे थे, यही भाई उन्होंने यही बात कहा। तो उन्होंने कहा तो उनके अधिकार से आप वंचित नहीं ना कर सकते हैं। नहीं, तो इसमें तो पेच ये है ना कि जो एक नेरेटिव सामने आता है कि जो मूलवासी यहाँ के हैं, और देखिए शीतल लोहदार ने पहले ही कह दिया कि यह काला कानून है ना। तो कहीं ना कहीं आज मूलवासी समुदाय में एक चिंता जरूर है, पर सच इस पक्ष को भी देखना पड़ेगा कि जब ग्राम सभा होती है तो ग्राम सभा की अध्यक्षता भले ही परंपरागत जो पाहन है या जो रूढ़ी आदि प्रथा के प्रधान है वे करेंगे, पर जितने भी उस ग्राम के नागरिक हैं वे सब ग्राम सभा के सदस्य होंगे। बिल्कुल तो फिर तो आप तिवारी हैं कि मिश्रा जी हैं कि वैश्य जी हैं कि साहू जी, आप तो सब तो उसी ग्राम सभा में बैठिए। अगर नियम आपको बनाना है, नियमों का निर्माण आपको करना है, कार्यान्वित आपको करना है, तो ये आशंका कि सब जो दूसरे समुदाय है वो बाहर हो जाएंगे या उनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। एक पेचे आती एक सवाल मेरे मन में है, ये 5वीं अनुसूची की स्पष्ट परिभाषा क्या है? क्या 5वीं अनुसूची में सिर्फ जनसंख्या आई है कि भाई 50% से ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की होनी चाहिए, या फिर उसमें कोई और पेच भी है कि 50% से कम जनसंख्या भी हो सकती है? देखिए, दो तरह के, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय की तो एक 5वीं अनुसूची, एक 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची वह है जहाँ पूर्ण रूप से 100% आबादी जो है वह जो है आदिवासी समुदाय की है, तो उसे 5वीं अनुसूची में रखा गया, 6ठी अनुसूची में रखा गया। रखा गया। अब रहा कि 5वीं अनुसूची के बारे में कहा गया कि जहां मोर देन 50% आबादी है ना। तो एक समय देखिए कि धनबाद, उन्नाव, हजारीबाग सब 5वीं अनुसूची के ही एरिया थे, लेकिन बाद में इसमें बदलाव करके हुआ तो उसे हटा दिया गया। पर इसी मामले में मैं कहा कि इस ईचागढ़ के जो विधायक थे धनंजय महतो ने जब विवाद खड़ा किया और कहा कि भाई 100% जो सीटें रिजर्व हो जाएगी आदिवासी समुदाय के लिए, तो गैर आदिवासी कहाँ जाएगा। चिंताएं आज नहीं, चिंताएं झारखंड गठन के पहले से शुरू हो गई थी। और उसी मामले में बाद में जब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाता है, हाई कोर्ट कहता है कि नहीं 80% सीटें जो है सो ओबीसी या दूसरे समुदायों के लिए आरक्षित रहेगी इस 5वीं अनुसूची में। तब जाकर के राकेश कुमार उस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला एक लैंडमार्क फैसला है कि भाई ये जो 5वीं अनुसूची का जब निर्धारित किया गया था, जब बनाया गया था, उस समय तो आबादी उनके मोर देन 50% थी ना। बाद में बाहरी आबादी बस गई वहां। जब बाहरी आबादी कहा जा रहा है तो झारखंड के जो तिवारी जी है, झारखंड के जो महतो जी है, झारखंड के जो उनके बारे में नहीं कहा, क्योंकि ये आबादी तो तब भी उनके साथ थी। ये जो बिहार के लोग आए, यूपी के लोग आए, बाहर के जो बड़ी आबादी, और ये 5वीं अनुसूची में बस गए। अब इसका कंट्राडिक्शन क्या है? जो संविधान का 14वीं अनुसूची कहता है कि इक्वलिटी बिफोर ऑल, सबको समानता का अधिकार है, तो हर किसी को कहीं भी बसने, कहीं घूमने, कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। ऐसा तो कहीं भी प्रोहिबिट नहीं किया गया है कि बाहर की आबादी 5वीं अनुसूची के एरिया में आकर के घर नहीं बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर डेमोग्राफिक चेंज तो एक सच्चाई है, और बदलती हुई एक सवाल और है देवेंद्र भैया, देखिए डेमोग्राफिकल चेंज अगर आप कहेंगे तो फिर वो भी होगा ना कि जब बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बस रहे हैं, कुछ भी 6ठी अनुसूची में थोड़ा बैरियर ज्यादा है, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है, तो वहां पर आबादी को बचाने की हाँ ये थोड़ी सी कोशिश की गई, इसलिए 6ठी अनुसूची जो है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है। लेकिन
बात पेशा की करें तो यहाँ पे लागू करने का सीधा सीधा मतलब क्या होगा? आप बाकी राज्यों से अगर झारखंड की भी तुलना करें तो ये बहुत अलग है। अलग इस मायने में है कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर जो राज्य है, इतना खनिज और इतनी जो समृद्ध संपदा है यहाँ पर, वो बाकी राज्यों में नहीं है, जहाँ भी 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची है। तो यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाए जाते हैं तो फिर जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो कानून बनाने वाले हैं यहाँ पर, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो प्रशासनिक व्यवस्था सीधे-सीधे चली जाएगी ग्राम सभा के हाथ में, अगर रूढ़िवादी परंपरा यहाँ पर आती है तो। और जैसा कि हम लोग सब ये कह रहे हैं शुरू से कि अगर पैसा लाया जाता है यहाँ पर, लगाया जाता है, तो फिर छोड़ बालू हो गया, कोयला हो गया, खनिज बाकी जो हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आप ग्राम सभा कितना बुलाएँगे? और ग्राम सभा अगर वहाँ अड़ गए कि नहीं हमें नहीं देना है, हम अपने भाई अपने ज़िले में, अपने गाँव में आपको खनन करने नहीं देंगे, फिर तो आपके हाथ से सब कुछ गया। तो ये चीज़ जो है ना, ये कौन चाहेगा कि ऐसा हो जाए? ये भी तो है। आखिर कारण क्या है कि 1996 में कानून बनता है और 2025 तक लागू नहीं होता है, तो निश्चित रूप से 96 में धनंजय महतो कोर्ट जाते हैं, बाद में 2010 तक उसका फैसला होता है। उसके बाद जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच जो है वो कोर्ट चला जाता है, वो दूसरे जेपीआरए जो बनता है उस सवाल पे चला जाता है। जेपीआरए का निर्माण होता है और 5वीं अनुसूची के एरिया में जो नगर निकाय का चुनाव होता है, इसे भी आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका मानता है कि उसके अधिकारों का अतिक्रमण है, क्योंकि 5वीं अनुसूची के एरिया में नगर निकाय के चुनाव कैसे हो सकता है, क्योंकि मेसा कानून का निर्माण तो हुआ ही नहीं है। तो इसी को आधार बनाते आदिवासी बुद्धिजीवी मंच चला जाता है कोर्ट, किसी न किसी बहाने है। मामला तो फंसा रहा, लटका रहा। अब असल चीज पर आए। अब मेरा पॉइंट यहाँ पर यही है। अब मेरा पॉइंट यहाँ पर यही है। हेमंत सोरेन पेशा पर बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए थे। तो क्या ये जो कुर्मी और एसटी के बीच का विवाद और इस बीच ओबीसी के बीच का पनपा हुआ विवाद पेशा के मुद्दे पर हेमंत सोरेन को थोड़ी सांस लेने की जगह तो दे ही दे रहा है? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, मुद्दा डाइवर्ट तो हो गया है। डाइवर्ट इसलिए हो गया कि कल आदिवासी समुदाय की ओर से हर एक जिले में एक रैली की जा रही थी कि पेशा लागू करो। हेमंत सोरेन कटघरे में है ना। और आदिवासी समुदाय के निशाने पर कौन था? तो हेमंत सोरेन थे। आदिवासी समुदाय कह रहा था कि भाई रघुवर दास की सरकार ने नहीं किया, अर्जुन मुंडा की सरकार ने नहीं किया, बाबूलाल की सरकार ने नहीं किया, तुम तो अबुआ सरकार हो, तुम्हें करना चाहिए, मिलना चाहिए। दूसरी बात थी कि ये जो आपने जो आरती ने जिस ओर इशारा किया कि सारे खनन जो है इसी 5वीं अनुसूची के एरिया में है, तो आदिवासी समुदाय समझता था कि ये जो है हमारी प्राकृतिक संपदा पर हमारा हक है, इससे हम तो नहीं तो ये अब जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो आदिवासी समुदाय पेशा के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जो ग्लैडस्टोन तो पेशा क्या, वो तो कुर्मियों से लड़ाई लड़ रहा है। मैं कह रही हूँ कि अब देखिए, जैसे भारती ने कहा कि पेंच अब समझ में आया, तो अब इसका एक पॉलिटिकल एंगल और देख सकते हैं आप। हम लोग ये कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो कुर्मी एसटी विवाद है, अगर ये अचानक से पनपा है झारखंड में, तो जरूर कोई ना कोई मास्टरमाइंड है पीछे। आप सिर्फ किसी एक की ओर इशारा नहीं कर सकते। इसका फायदा, इसका माइलेज किसी और को भी मिल रहा है, वो इनडायरेक्टली मिल रहा है। भले ही वो तमाशबीन में शामिल है, लेकिन उसका फायदा उसे मिल रहा है, तो वो चुपचाप ये तमाशा देख रहा है कि जब तक ये तमाशा चलेगा मेरी चीजें चलती रहेंगी। और इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे एक सेफ गार्ड या प्रोटेक्शन हेमंत सरकार को मिला, या सीधे सीधे हेमंत सोरेन को मिला, मुख्यमंत्री को मिला है। सिर्फ वो उतना ही नहीं, झारखंड की राजनीति जो है वो 2 नामों के इर्द गिर्द चल रही है। आप ऊपर से देखिएगा तो आप भले ही इनकार कर दीजिएगा, लेकिन अंदर से घुसिएगा, एक नाम तो हेमंत सोरेन की चर्चा हुई और दूसरा नाम रघुवर दास है। इनसे 2 ही लोगों को फायदा हो रहा है, ठीक है, और हो रहा है। ये बात मैं फैक्ट बता रहा हूँ। रघुवर दास इसलिए क्योंकि आप देखिए कि ओबीसी सबसे बड़ा वोटर किसका है? बीजेपी का, ठीक है। और आप समझिए, आप देखिए रघुवर दास पर्दे के पीछे हैं, लेकिन रघुवर दास मतलब मैदान में है और अपने आप को मजबूत कर रहा है। घाटशिला का उपचुनाव रघुवर दास जमशेदपुर से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं वहां पर। तो मतलब रघुवर दास के दम को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए कुल मिलाकर के बहस कुल मिला के है ना कि जैसे आपने देखा जो जेल केम की ओर से जो चेहरे सामने आए थे ओबीसी के साथ, वो चेहरे कौन तो बैस जाति से, और उधर से जो चेहरे आए उसमें भी कई बैस जाति के ही थे। तो बैस जाति में एक सुगबुगाहट तो है कि भाई ये सारे जो आज लड़ाई हो रही है सिर्फ कुर्मी
सभी जाति लड़ रही है, कुर्मियों का नाम अरे तो पर। हाँ, वैसे अच्छा वैश्य जाति में भी ये नहीं कि वैश्य जाति में यादव जी आ रहे हैं, वैश्य जाति में साहू आ रहे हैं, मतलब तेली और साहू। इसी और इशारा तो रघुवर दास की प्रभाव कहाँ, रघुवर दास का प्रभाव कहाँ कहाँ तक है, इसे तो समझा जा नहीं, सकता मैं है। ये कह रही हूँ कि मामला जब ये सब कुछ आप पूरा सब चीजों को आप देखिए, सब इंटरकनेक्टेड हैं। अभी आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई तमाशा बाहर से देख रहा है और उसे फायदा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जब अमित महतो जेल जा रहे थे उस वक्त वो कहते हैं कि आजसू का सारा खेल किया हुआ है, तो आजसू ने अगर ये खेल किया तो इस खेल का फायदा सिर्फ आजसू को मिल रहा है ये नहीं है, इस खेल का फायदा उन्हें भी मिल रहा है जो चाहते थे कि ये खेल हो, और इसका फायदा वो गोल अगर होता है तो वो गोल पोस्ट मेरा हो, खेल बड़ा है। तो यही गोल पोस्ट है। हम आरती एक बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भाई देखिए, जिस तरह की जो यहाँ गीतांजलि क्लब में हुआ था पेशा पे सेमिनार, और जिस तरह मंत्रियों की ओर से चिंता प्रकट की गई कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था उस वक्त राधा कृष्ण कि भाई यदि सब कुछ ग्राम सभा के हाथ में चला जाए तो हम लोग क्या करेंगे। जो आईपीसी की कई धाराओं को ग्राम सभा को देने की बात कही जा रही थी कि जो सामान्य कानून है जो किसी को नियंत्रित करने के या जो छोटे मोटे विवाद के इसको दिया जाए, उसके लिए शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी चिंता प्रकट की थी कि भाई तो इसी स्थिति में तो कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। तो देखिए, कोई भी सरकार, आरती ने ठीक इशारा किया, कोई भी सरकार और आपकी जो सोच, कोई भी सरकार, वो चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जेएमएम की सरकार, जिसे लगता है कि आने वाले 2 दशक तक वह इस स्टेट को रूल करेगा, वो नहीं चाहेगा कि पैसा लागू हो, इसलिए कि सारे संसाधन और देखिए अभी हाल में लिकर पॉलिसी आया, शराब की दुकानें खुली, अब है कि जैसे ही पैसा लागू हो जाएगा वो सारे दुकान ग्राम सभा उन दुकानदार जो टेंडर हो चुका है वो सारे टेंडर को ग्राम सभा रद्द कर सकती है कि भाई आपको परमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो फिर झारखंड को रेवेन्यू कहाँ से आएगा। और बगैर रेवेन्यू के 40 वर्षों का मास्टर प्लान यदि कोई पार्टी बनाना चाहती हो तो कैसे बनाएगी, मैया संबंध कैसे चलेगा। तो कुल मिलाकर के राजनीति को समझना है, राजनीति को बुनना है और राजनीति को बुनना भी है। हमने एक पर्सपेक्टिव है घटनाक्रमों का वो आपके सामने रख दिया। स्टीव जॉब्स कहते थे कि इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी जो बिंदु है उन बिंदुओं को जोड़ने का ही खेल है। हमने बिंदुओं को जोड़ दिया है, बाकी अब आपको तय करना है, आपको भक्ति करना है तो किसका करना है, कैसे करना है वो आप तय कर लिए। हम लोग खुल के बैटिंग कर रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हमने अपना अपना पर्सपेक्टिव आपको बता दिया है। नमस्कार, जोहार।